हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज फिर से एक नया चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। तो आज का हम लोगों का सेशन, आज हम लोग जानने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मध्यकालीन भारत में आज हम लोग जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज का हम लोगों का सेशन है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी राजा हुए, आज उन सब लोगों को जानेंगे। दिल्ली सल्तनत आज पूरे चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हम लोग का सेशन मध्यकालीन भारत हिस्ट्री का चैप्टर है। तो उसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ाने वाले हैं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएंगे। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी टॉपिक आपको बेहद इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत को शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का सेशन है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज का सेशन को चालू करते हैं। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और इसका दिल्ली जो सल्तनत है उसका पूरा शासनकाल चलता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है दिल्ली सल्तनत। लगभग कुल 320 वर्षों तक चलता है। 320 साल तक चलता है दिल्ली सल्तनत। तो 320 साल में जो राजा, जो वंश हुए हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का आज का सेशन है, आज हम लोग जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो पहले पता कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए हैं। पहला आ जाता है गुलाम वंश, दूसरा आ जाता है खिलजी वंश, तीसरा आ जाता है तुगलक वंश, चौथा आ जाता है सैयद वंश, पांचवा आ जाता है लोदी वंश। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। तो आज दिल्ली सल्तनत में पूरे 5 वंश जितने हैं सभी को जानने वाले हैं। तो आज का सेशन, अगर आपको यह वीडियोज़ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसका ट्रिक है, देख सकते हैं 5 जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं उसका ट्रिक है, गुल खिलाया तूने, सलाम रे सलाम में तेरा सलाम आया रे। गुल से गुलाम वंश, खिलाया से खिलजी वंश, तूने से तुगलक वंश, सलाम रे सलाम से सैयद वंश और इसके बाद लास्ट वंश हो जाता है तेरा से ले सकते हैं लोदी वंश। ठीक है। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं गुलाम वंश में। पहला आ जाता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में बात करें तो गुलाम वंश का शासनकाल रहा टोटल 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का शासनकाल रहा। किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश की बात करें, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब बारी बारी से कुल एक एक वंश को जानते हैं। तो पहला आ जाता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कितने वर्षों तक चला? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। गुलाम वंश में अगर बात करते हैं तो कितने शासक टोटल हुए? तो टोटल 11 शासक होते हैं। टोटल गुलाम वंश में 11 शासक बनते हैं, उसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है। ठीक है। अब कौन कौन से हैं 11?
सुल्तान, तो आइए जानते हैं। पहला आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आ जाता है आराम शाह, तीसरा आ जाता है इल्तुतमिश। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा फिरोज शाह। चौथा कौन आ जाता है? फिरोज शाह। पांचवा रजिया सुल्तान, पहली महिला, इसके बारे में जानेंगे हम लोग डिटेल में। छठा मोइजुद्दीन बहराम शाह, सातवां अलाउद्दीन महमूद शाह, आठवां नसरुद्दीन महमूद शाह, नौवां गयासुद्दीन बलबन, 10वां मोइजुद्दीन कैकुबर्द, 11वां क्यूमर्स। तो इसका ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, तो इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है कुतवा आराम से मिसरोज रजिया के मुंह में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, यहाँ तक में इतना आ जाते हैं शासक। तो कुतबा आराम से मिसरोज रजिया के मुंह में सुसु किया। क्या किया? तो सुसु किया। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं, ये आपका ट्रिक है। आप ट्रिक से इसे ध्यान से सुनेंगे और सुनकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? क्यूमर्स। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? क्यूमर्स। गुलाम वंश का अन्य नाम की बात करें तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, इसे इल्वरी वंश भी कहते हैं, इसे दास वंश भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? तो गुलाम वंश का अन्य नाम ममलूक वंश, इल्वरी वंश, तीसरा दास वंश। तो गुलाम वंश का 3 अन्य नाम और भी हैं, ममलूक वंश, इल्वरी वंश, दास वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 84 साल तक शासन किया, जिसमें 11 शासक हुए। गुलाम वंश का जो संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। गुलाम वंश का जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश एवं उसके संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत में 5 कुल राजवंश हुए हैं और उसके संस्थापक कौन है इसके बारे में जानिए। तो पहला गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुआ? तो गुलाम वंश का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। तीसरा आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। चौथा आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? खिज्र खां। ठीक है। पांचवा आ जाता है लोदी वंश। पांचवा आ जाता है लोदी वंश, इसका संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और ये दिल्ली सल्तनत खत्म होने के साथ ही ये इसके बाद मुगल वंश का आगमन हो जाता है, जिसका संस्थापक कौन है? बाबर। ये आपको बारी बारी से डिटेल में जानेंगे। अब बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का जो संस्थापक होता है कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक होता है। ठीक है।
इसका जीवन काल की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन काल की बात करें तो यह 1150 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक का इसका जीवन काल रहता है। ठीक है, तो लगभग 60 वर्षों का इसका जीवन काल रहता है। इसके बाद इसके शासन काल की बात करें तो ये राजगद्दी पर कब बैठता है, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर बैठता है। ऐबक का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, जिसे चंद्रमुखी कहते हैं। तो चंद्रमा का देवता, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। ठीक है, इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुरान खुवा, कुरान खवा, कुरान खवा। ठीक है, क्या नाम था, कुरान खवा या कुरान रुबा शायद हो, कुरान खवा। इसका नाम, ये नाम कैसे पड़ा, तो ये जो है कुरान का कंठस्थ याद होने के कारण इसका नाम पड़ गया कुरान खवा, कुरान रुबा। ठीक है, इसके बाद इसका नाम था लाख वक्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम में आ जाता है लाख वक्ष नाम, लाख वक्त। ठीक है, ये नाम कैसे पड़ा, तो ये लाखों का दान देने के कारण इसका नाम पड़ गया लाख वक्ष। इसके बाद पीलवक्ष नाम कैसे पड़ा, तो हाथी का दान देने के कारण इसे पीलवक्ष नाम पड़ा, पीलवक्ष। ठीक है, इसका और भी अन्य नाम हकीम द्वितीय, हकीम द्वितीय इसका नाम था, उपनाम। ठीक है, इसकी मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाता है। इसका मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाता है। इसका मृत्यु का कारण बताया जाता है कि ये पोलो जो कि चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर जाने के कारण ये मर गया। ठीक है, इसके मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है, पंजाब में। लाहौर कहाँ है अभी वर्तमान में, पंजाब में। ठीक है, तो इसका मकबरा लाहौर में अवस्थित है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसने मुख्यालय कहाँ बनाया था, इंद्रप्रस्थ दिल्ली। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में इसने मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये था कौन भाई, तो ये मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का क्या था, दास था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक यही था, गुलाम वंश का शासक यही था। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान यही कहलाता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी का दास था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में स्वतंत्र इस्लाम साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में स्वतंत्र इस्लाम साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में स्वतंत्र इस्लाम साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था, यानी दास था ये, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का क्या था, तो ये मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का कौन था, ये दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्किस्तान का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्या था, तुर्किस्तान का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्किस्तान का एक दास था, जिसे निसापुर स्थित कहाँ है, तो निसापुर ईरान के काजी फ़खरुद्दीन
अब्दुल कुफी ने खरीदा था। फखरुद्दीन अब्दुल कुफी ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। काजी कुफी ने काबी काजी कुफी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया। कौन खरीदा फिर? काजी कुफी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने क्या किया? खरीद लिया। ठीक है, क्या किया? तो खरीद लिया। 1192 ईस्वी के तराइन का दूसरा युद्ध में 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा जीत लेने के बाद उसने दिल्ली का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी के द्वारा जीत लेने के बाद उसने दिल्ली का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। ठीक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात दिल्ली का जो उत्तराधिकारी बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया जाता है और पूरा उत्तर भारत इसी के जिम्मे आ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को राज्य सिंहासन पर बैठता है। क्या करता है? राज्य सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। और लाहौर को ये क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाता है। इसने 1200 कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को राज्य सिंहासन पर बैठता है और लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। याल्दोज और नसीर नामक व्यक्ति दो था। याल्दोज और नसीर कुबचा नाम था इसका पूरा नाम, और एक था याल्दोज। तो याल्दोज और नसीर कुबचा ये दोनों जो है मोहम्मद गौरी का ही दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, याल्दोज भी दास था, नसीर कुबचा भी दास था। ठीक है। अब बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने तो दिल्ली का उत्तर भारत का जिम्मा किसके ऊपर सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर सौंपा। बाकी और दो दास थे, याल्दोज और नसीर कुबचा। तो याल्दोज को क्या किया? गजनी यानी अफगानिस्तान वर्तमान। तो याल्दोज को क्या करता है कि अफगानिस्तान का शासक बनाता है। याल्दोज को गजनी यानी अफगानिस्तान का शासक बनाता है। इसकी एक पुत्री थी, जिसकी पुत्री के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? विवाह किया। याल्दोज जो कि गजनी का शासक था, याल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक और नसीर कुबचा ये तीनों मोहम्मद गौरी के दास थे। उत्तर भारत किसे नेतृत्व में मिला शासन का? कुतुबुद्दीन ऐबक को। याल्दोज को गजनी अफगानिस्तान का शासन मिलता है और याल्दोज की एक पुत्री थी जिससे इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह होता है। और नसीर उद्दीन या नसीर कुबचा इसे कह सकते हैं। तो इसका क्षेत्र जो है सिंध मुल्तान का ये शासक था, मतलब सिंध मुल्तान का इसे शासन मिला। याल्दोज को मिला अफगानिस्तान गजनी का, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला उत्तर भारत का। ठीक है। और नसीरुद्दीन या नसीर कुबचा को मिला सिंध या मुल्तान का ये शासक बनता है। इसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन के साथ होता है। नसीरुद्दीन का जो विवाह है कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन से होता है। ठीक है। और याल्दोज की बेटी से कुबचा का होता है। याल्दोज की बेटी से किसका होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है।
और कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन से किसका होता है, तो इसका नसीर उद्दीन या फिर कुबचा इसे कह सकते हैं, इससे विवाह होता है। और सिंध और मुल्तान का नसीर उद्दीन कुबचा शासक बना था। ठीक है। इल्तुतमिश आगे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास प्लस दामाद था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं दामाद था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है। सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है। भारत में क्या करना था, सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है। अपने क्षेत्र साम्राज्य का बढ़ाकर बड़ा करना। ठीक है। मोहम्मद गौरी के 3 दास हमने अभी आपको बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे काबिल दास था, जो कि दिल्ली का उत्तर भारत का शासन मिला इसे। इसके बाद दूसरा यालदोज था, वरीय दास था, सबसे एजेड था। इसका कहाँ मिला शासन, गजनी में मिला। कुबाचा का कहाँ मिला, सिंध और मुल्तान का शासन मिला। ऐबक का विवाह होता है यालदोज की बेटी से, ऐबक की बहन से होता है कुबचा का विवाह, ऐबक की बेटी से होता है इल्तुतमिश का विवाह। ठीक है। राजनीतिक बाधाओं को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना छूटा है, लिख देते हैं। तो राजनीतिक बाधाओं को कुतुबुद्दीन ऐबक ने रिश्ते में बदलकर क्या किया, इसने दूर किया और दिल्ली राज सिंहासन पर कब्जा किया। मोहम्मद गौरी का एक भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। इसने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र सुल्तान के रूप में घोषित कर देता है। मोहम्मद गौरी का भतीजा था, इसने क्या किया, गयासुद्दीन महमूद को 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नई दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़ देता है और वहाँ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नई दिल्ली में एक था जैन मंदिर था, वहाँ ये तोड़ देता है और तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में बना पहला मस्जिद था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो था भारत में बना पहला मस्जिद था। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी का निर्माण किया गया है, इसी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का एक झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। और ये संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर, वहाँ संस्कृत महाविद्यालय था, वहाँ पे इसने मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। यह जो मस्जिद है ये कहाँ अवस्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, तो ये राजस्थान अजमेर में अवस्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का डिजाइन किसने किया था, तो अबू बकर ने किया था। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है, डिजाइन कह सकते हैं, अबू बकर ने करवाया था। ठीक है। किसने करवाया था, अबू बकर ने करवाया था। ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नई दिल्ली में क्या करता है कि नई दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। नई दिल्ली में यहाँ कुतुब मीनार छूटा है, लिख सकते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नई दिल्ली में क्या करता है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाता है
और इसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश पूरा करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार पर कुतुब मीनार पर कुरान की आयतें लिखवाता है। कुतुब मीनार पर क्या करता है? कुरान की आयतें लिखवाता है। ठीक है। कुतुब मीनार को निर्माण को तो प्रारंभ कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसके बाद 4 सुल्तानों ने इसका और भी ऊपर ऊपर तल्ला बनवाया। कोई ढह गया तो कोई उसका निर्माण करवाया, मरम्मत करवाया। तो इसे कुतुब मीनार से 4 सुल्तान का नाम आता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि प्रारंभ करवाता है, इसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश निर्माण प्रारंभ में और आगे काम को बढ़ाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है काम इसका कुतुब मीनार का करवाता है। इसके बाद सिकंदर लोधी भी इसमें कुछ ना कुछ इसका योगदान रहता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन का जो नामकरण है, कुतुबुद्दीन का नामकरण संत सूफी, यहाँ कुतुबुद्दीन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ कुतुबुद्दीन नहीं होगा, कुतुब मीनार लिखा होगा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ, इसका यहाँ पे जो लिखा है हम यहाँ लिख देते हैं कुतुब मीनार का जो नामकरण है सूफी संत जो है ख्वाजा, यहाँ ख्वाजा होना चाहिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी, ध्यान रखेंगे, ख्वाजा मुईजुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। तो कुतुब मीनार का जो नामकरण है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहने वाले विद्वान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन विद्वान थे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में, राज दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे? हसन निजामी। ठीक है। दूसरा कौन है? फख मुद्दबीर। ठीक है, फख मुद्दबीर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा शासक आराम शाह की बात करें तो दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का ये दूसरा शासक कौन हो जाता है? आराम शाह। इसने कब तक शासन किया? मात्र केवल 8 महीने तक यह शासन किया। यह एक अयोग्य शासक हुआ, यह एक अयोग्य शासक था। ठीक है, कौन था? अयोग्य शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र था। इतिहासकारों में इसका मतभेद मिलता है कि ये पुत्र ही था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने अपनी जो राजधानी लाहौर में ही रखा था। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करवा दी थी। इल्तुतमिश ने क्या करवाया? इसकी हत्या करवा दिया था। अब आते हैं इल्तुतमिश में बात करते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है 1211 से 1236 तक। ठीक है, 1211 से 1236 तक। इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है। ये कौन से वंश से था? तो ये शमसी वंश से था। कौन से वंश से था? तो ये शमसी वंश से था। ठीक है, कौन वंश से था? शमसी वंश से था। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक। इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये कौन से वंश से था? तो ये शमसी वंश से था। ठीक है। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है। इसके पिता कौन था? इलाम खां। इसके पिता कौन था? इलाम खां। ठीक है।
दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का ये तीसरा शासक, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का ये तीसरा शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये दास था और दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास प्लस दामाद। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। भारत में तुर्क इस्लाम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, भारत में तुर्क इस्लाम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? अल्तमश भी कहते हैं। इल्तुतमिश को अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है इलवरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। इलवरी जनजाति का क्या था? ये तुर्क था। तो इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बदायूं उत्तर प्रदेश का सूबेदार रह चुका था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बदायूं उत्तर प्रदेश का सूबेदार रह चुका था। इसने आराम शाह को दिल्ली के गद्दी से हटाकर खुद को राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन करता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है 1211 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये आपका फैक्ट बन जाता है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ रखा गया है ताकि ध्यान बना रहे आपका। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसे पूरा करवाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का क्या किया? निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है, भारत में पहला मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाया। भारत में पहला मदरसा का निर्माण किसने करवाया? तो ये इल्तुतमिश ने ही करवाया। ठीक है, किसने करवाया? इल्तुतमिश ने ही। तो भारत में पहला मदरसा का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, पहले मदरसा का निर्माण कहाँ होता है? नई दिल्ली में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के नाम से यह नाम रखा जाता है, तो इसका नाम रखा जाता है मदरसाए मोइजी, मदरसाए मोइजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला मदरसा नई दिल्ली में स्थापित किया जाता है मोहम्मद गौरी के नाम से, मदरसाए मोइजी। ठीक है, इसने दूसरा मदरसा अपने पुत्र के नाम से नसीर मदरसा के नाम पर रखा, नसीर मदरसा बनवाया। ठीक है, भारत में पहला मकबरा, भारत में पहला अगर मकबरा किसी का है तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में, अफ़गानिस्तान जो कि वर्तमान में वहाँ है, उसने अपने पुत्र नसीर उद्दीन मोहम्मद का कब्र बनवाया। तो भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी अफ़गानिस्तान में अपने पुत्र नसीर उद्दीन मोहम्मद का कब्र पर बनवाया। ठीक है, भारत में मकबरा का निर्माण, गुंबद का निर्माण की शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। तो भारत में मकबरा का निर्माण, गुंबद का निर्माण की शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की भारत में गुंबद का निर्माण, गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। आपसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ने युद्ध में अरबी सिक्के चलवाया, इसने अरबी सिक्के चलवाया। ठीक है, इसने शुद्ध, यहाँ युद्ध के जगह शुद्ध होगा, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया। ठीक है, इसने क्या किया? शुद्ध अरबी सिक्के को चलवाया
और इसके बाद इसने चांदी और तांबा से बना सिक्का को भी चलवाया। ठीक है, इसने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, इसके बाद चांदी एवं तांबा का भी सिक्का चलवाया। ठीक है, जिसमें चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? टक्का। और तांबा के सिक्का को क्या कहा जाता था? जीतक। चांदी के सिक्का को क्या कहते थे? टका। और तांबा के सिक्का को क्या कहते थे? जीतक। ठीक है, इसने क्या किया कि उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाया कि कौन से टकसाल से ये सिक्के छपते हैं, बनते हैं, मतलब कहाँ से इसका ढलाई होता है, उस टकसाल का भी नाम लिखा जाए। तो इसने पहला टकसाल की स्थापना दिल्ली में करता है। ठीक है, तो उसने टकसाल की स्थापना कहाँ किया था? दिल्ली में। इसने क्या किया था? 40 इसने 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे क्या नाम दिया गया? चहलगानी दल, या फिर 40, या फिर तुर्की चहलगानी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे चहलगानी या फिर दल चालीसा क्या कहते थे? दल चालीसा, या फिर इसे तुर्किन चहलगानी के नाम से जाना जाता था। इक्का प्रथा इल्तुतमिश ने चलवाया था। इक्का प्रथा जो है वो कौन चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। इक्का प्रथा किसके द्वारा चलवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। ठीक है, इक्का प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। इक्का प्रथा था क्या? था इक्का प्रथा इल्तुतमिश ने चलवाया था, जिसका अर्थ मतलब भूमि के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यालदोज को पराजित कर देता है। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यालदोज को पराजित कर देता है। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने से रोका। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने से रोका। आगे बढ़ते हैं। 1228 ईस्वी में कुबचा को इल्तुतमिश ने इतना परेशान कर दिया कि वह सिंधु नदी में डूबकर मर गया। ठीक है, तो 1228 ईस्वी में कुबाचा को इल्तुतमिश ने इतना परेशान कर दिया कि वह सिंधु नदी में जाकर के मर गया। 28 फरवरी 1229 ईस्वी में 28 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा अल मुत्तसिर बिल्लाह 28 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा अल मुत्तसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश का वास्तविक सुल्तान की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौन बगदाद का खलीफा था जिसने इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान की उपाधि प्रदान किया था। तो यह था कौन सा खलीफा? बगदाद का खलीफा था अल मुत्तसिर बिल्लाह। ठीक है, इल्तुतमिश ने नसीर उल मोमिन मुसलमानों का मददगार की उपाधि धारण की थी। तो इल्तुतमिश ने नसीर उल मोमिन का मुसलमानों का मददगार की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा जीता गया क्षेत्र, आइए जानते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है इसके द्वारा। तो 1226 ईस्वी में रणथंभौर राजस्थान को जीत हासिल करता है। इसके बाद 1227 ईस्वी में मांदौर राजस्थान को जीत हासिल करता है। इसके बाद 1228 ईस्वी में जाकौर राजस्थान को जीत हासिल करता है। इसके बाद 1229 ईस्वी में अजमेर को
जीत हासिल करता है। इसके बाद 1231 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश को जीत हासिल करता है। ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया प्रमुख भवन, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया प्रमुख भवन एवं मस्जिद, तो पहला बदायूं उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया, जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। दूसरा नागौर में अतर अतरकीन की मस्जिद का निर्माण करवाता है। अजमेर में अजमेर का मस्जिद का निर्माण करवाता है। दिल्ली में हौज ए शम्सी तालाब का निर्माण करवाता है, दिल्ली में ही शम्सी ईदगाह का निर्माण करवाता है। श्वेत महल का निर्माण करवाता है, तुर्क भवन का निर्माण करवाता है। ठीक है। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय राजा था, इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय राजा था। ठीक है। इसने अपने महल के बाहर 2 संगमरमर का शेर बनवाया था, इसने अपने महल के जो बाहर है 2 संगमरमर का शेर बनवाया था, जिसके गले में क्या थी, घंटी थी, शेर की घंटी बजाता था कोई व्यक्ति। अगर जिसे कोई व्यक्ति को इंसाफ चाहिए होता था, कोई व्यक्ति को इंसाफ चाहिए होता था, ठीक है, तो ये शेर की घंटी को बजा सकता था। लेकिन इसमें एक शर्त थी, उसे लाल कपड़ा पहनना पड़ता था, लाल कपड़ा पहन करके आइए और शेर की घंटी को बजाइए अगर आपको कोई इंसाफ चाहिए तो। ठीक है। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, जुनैदी। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, जुनैदी। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का नाम था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिन्हास उल सिराज, मिन्हास उल सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। मिन्हास उल सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था, जिसने तबकाते नासरी पुस्तक की रचना की। तो मिन्हास उल सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था, जिसने तबकाते नासरी पुस्तक को लिखा। इसी पुस्तक से इल्तुतमिश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। इल्तुतमिश का अंतिम आक्रमण बामियान था, बामियान जो कि अफगानिस्तान में अवस्थित है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को बुखार के कारण बनियाल में ही इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद इल्तुतमिश का जो मकबरा है कहाँ अवस्थित है, आपसे पूछा जा सकता है इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने आराम शाह को दिल्ली के जठ नामक स्थान पर पराजित किया था, जठ नामक स्थान पर पराजित किया था आराम शाह को। ठीक है। इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इसने इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है। और उसने ख्वारिज में ये राजिम नहीं लिखा है, ख्वारिज में लिखा है, ख्वारिज में। इसने इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। उसने ख्वारिज्म को मंगोलिया का राजकुमार था, मंगवर्नी की सहायता नहीं की थी। इस कारण से चंगेज खां ने इसका शासनकाल को जहाँ ये इसके यहाँ आक्रमण किया था, कौन, चंगेज खां। इससे चंगेज खां के द्वारा कहा गया था कि ख्वारिज्म के राजकुमार मंगवर्नी की सहायता इसने नहीं किया था इल्तुतमिश ने, इस कारण से इसका आक्रमण करने के लिए चंगेज खां भारत में आया था। ठीक है। इल्तुतमिश की पत्नियों की बात करें तो पहला हो जाती है नादिरा बेगम, दूसरा कुतुब बेगम, तीसरा शाह तुर्कान। तो इल्तुतमिश की 3 पत्नियां थी, नादिरा बेगम, कुतुब बेगम, शाह तुर्कान। नादिरा बेगम से बेटा था महमूद नसरुद्दीन और बेटी सजिया बेगम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुतुब बेगम से कौन था बेटा, कुतुबुद्दीन, और बेटी रजिया बेगम। ठीक है। शाह तुर्कान से कौन था, फिरोज शाह और प्रिंस यासिर। ठीक है।
इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद के मरने के बाद इसने अपना जो उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को रजिया सुल्तान को बनाया था, लेकिन शाह तुर्कान रजिया सुल्तान का जो सौतेली माँ थी तो और एवं फिरोज शाह की माँ थी, ठीक है। तो इसने 40 तुर्क सरदारों की मदद से फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बनवा देती है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं फिरोज शाह के बारे में कुछ टॉपिक। तो फिरोज शाह के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह का शासनकाल होता है 1236 ईस्वी में, केवल 6 माह 7 दिन का ही होता है इसका शासनकाल। इसका पिता कौन था? इल्तुतमिश। इसकी माता कौन थी? शाह तुर्कान, जो कि एक दासी के बाद इल्तुतमिश की पहली पत्नी बनी थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश का पूरा नाम हो जाता है रुकनुद्दीन फिरोज हो जाता है। यह दिल्ली एवं गुलाम वंश का चौथा शासक था, ठीक है। यह जो है यह एक आयोग, यहाँ अयोध्या नहीं होगा, अयोग्य होगा। यह एक अयोग्य शासक था। वास्तव में ये नाम मात्र का शासक था, ठीक है, क्योंकि यह भोग विलास में मस्त रहता था और इसकी माँ ही शासन व्यवस्था को चलाती थी। फिरोज शाह के शासन व्यवस्था में दिल्ली की जनता नाखुश थी, इसलिए रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में दिल्ली की जनता से इंसाफ मांगती है और खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाने की गुहार करती है। और इस प्रकार दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान को अपना सुल्तान चुन लिया, ठीक है। अब आते हैं रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान की बात करें तो इसका जीवन काल रहा 1205 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान का जीवन काल रहा 1205 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान का शासन काल रहा 1236 से 1240 तक, केवल 4 वर्ष तक। इसका जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में बदायूं में, ठीक है। बदायूं में इसका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में। इसके पिता कौन थे? तो बदायूं के उस समय सूबेदार थे, ठीक है। मकबरा इसका कहाँ है? तो तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली। तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली, ठीक है। इसका मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। मृत्यु स्थान कहाँ है? तो कैथल, हरियाणा, जिसका पुराना नाम कपिल स्थल था, ठीक है। इसके पिता कौन थे? इल्तुतमिश। माता कौन थी? कुतुब बेगम, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम एवं अंतिम शासिका यही थी, रजिया सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश की मतलब क्रम में 5वें शासिका थी और महिला में प्रथम थी, ठीक है। रजिया सुल्तान भारत की इकलौती महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था? याकूब, ठीक है। रजिया सुल्तान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ, जो कि भटिंडा का शासक था। भटिंडा का शासक था। रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली के जनता के द्वारा चुना गया था, ठीक है। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने क्या किया? पर्दा प्रथा को त्याग दी एवं पुरुषों के वेशभूषा में अपना धारण कर लेती है, ठीक है। रजिया ने याकूब को अमीर आखुर नहीं होगा, यहाँ आखुर होगा। तो रजिया सुल्तान ने याकूब को अमीर आखुर का पद दिया था। अमीर आखुर का अर्थ होता है अश्व सेना का प्रधान, ठीक है। याकूब कौन था? ये असीबिनिया जो कि अफ्रीका के निग्रो जनजाति था। यह इल्तुतमिश का ही दास था, ठीक है। रजिया सुल्तान ने जुनैदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था एवं मुजाउद्दीन को प्रधानमंत्री के रूप में वजीर के रूप में बनाया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान की इन गतिविधियों को देखते हुए गैर तुर्कों को सरदार बनाना, इससे दिल्ली के तुर्क वर्ग जो है नाराज हो गया एवं रजिया को हटाने का षड्यंत्र उसी समय से चालू हो जाता है, ठीक है।
षड्यंत्र के मुताबिक बहराम शाह कौन? बहराम शाह एक्तगीन एवं अल्तुनिया के बीच एक समझौता होता है, जिसमें बहराम शाह एक्तगीन को अल्तुनिया से कहता है, ठीक है, कहा कि अगर मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम लोगों को एक सर्वश्रेष्ठ पद दूंगा। ठीक है, ये समझौता होता है। इस समझौते के तहत अल्तुनिया भटिंडा में विद्रोह करवा देता है। अल्तुनिया क्या करता है? भटिंडा में विद्रोह करवा देता है। ठीक है, बहराम शाह रजिया सुल्तान का ही सौतेला भाई था एवं इल्तुतमिश का पुत्र था। अब एल्तुगिन क्या करता है? लाहौर पाकिस्तान का शासक। एल्तुगिन कौन था? लाहौर पाकिस्तान का ये शासक था। ठीक है, दिल्ली का शासन व्यवस्था याकूब को सौंप देती है रजिया सुल्तान, और सौंपने के बाद भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए चली जाती है। ठीक है, लेकिन इधर दिल्ली में षड्यंत्र करके याकूब को बंदी बनाकर मार डाला गया, और उधर भटिंडा में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली की जनता ने बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना देता है, और बहराम शाह ने एल्तुगिन को नायाब ए मुमलिक का पद दिया, किंतु अल्तुनिया को इच्छानुसार इस पद को नहीं मिला। क्या होता है, इस बात को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार दिल्ली की जनता ने क्या करता है? बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। बहराम शाह ने जो क्या बोलते हैं, एक क्या बोला जाता है उसे, हाँ, शर्त के मुताबिक एल्तुगिन को नायाब मुमलिक का पद देता है, लेकिन अल्तुनिया को इच्छानुसार पद नहीं मिलता है। इस कारण से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने राजनीतिक कारणों से विवाह कर लेते हैं, और दोनों मिलकर दिल्ली में बहराम शाह के विरुद्ध जो है युद्ध को, मतलब उसे मारने के लिए आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, जिससे रजिया सुल्तान की हार होती है। क्या होती है? इसे हार हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों बाद में दिल्ली से वापस लौटने के क्रम में हरियाणा के कैथल नामक जंगल में जब आराम कर रहे थे, तो उसी समय हिंदू डाकू जो थे, कौन था? मंगलेश एवं अधम ने इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, तो 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा ग्वालियर जीत लेने के बाद 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा ग्वालियर जीत लेने के बाद उसने रजिया सुल्तान के नाम से ही सिक्के चलवाए थे। ये फैक्ट रजिया सुल्तान से है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बहराम शाह की बात करते हैं। बहराम शाह की बात करें तो बहराम शाह का शासनकाल रहा 1240 से 1242, केवल 2 वर्ष तक। इसका पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का छठा शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का छठा शासक था। यह इल्तुतमिश का पुत्र रजिया सुल्तान का सौतेला भाई था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटाकर बहराम शाह को सुल्तान बनवाया था। ठीक है, बहराम शाह ने के शासनकाल में नायाब मुमलिक का पद का सृजन होता है। नायाब मुमलिक पद का सृजन होता है, और इस पद पर आसीन होने वाला पहला व्यक्ति एल्तुगिन था। ठीक है, एल्तुगिन ने बहराम शाह के तलाकशुदा बहन से विवाह कर लेता है, और बहराम शाह के साथ अपना क्या करता है? संबंध को मजबूत कर लेता है। ठीक है, एल्तुगिन ने अपने आप को सुल्तान बहराम शाह के समतुल्य समझा। तो एल्तुगिन ने अपने आप को सुल्तान बहराम शाह के समतुल्य समझने लगा, तो बहराम शाह ने एल्तुगिन के इन हरकतों से नाराज होकर के उसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, 1241 ईस्वी में बहराम शाह के शासनकाल में ही मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया था। मंगोलों ने क्या किया था? लाहौर पर आक्रमण किया था। ठीक है,
ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ बन जाता है, ध्यान रख लेंगे। 40 तुर्क सरदारों ने 1242 ईस्वी में एक षड्यंत्र करता है, एक षड्यंत्र में बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन महसूद शाह की। अलाउद्दीन महसूद शाह की बात करें तो अलाउद्दीन महसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1242 से 1246 ईस्वी तक। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का 7वां शासक था। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का 7वां शासक था। यह फिरोज शाह का पुत्र था एवं इल्तुतमिश का पोता था। ठीक है, फिरोज शाह का पुत्र था एवं इल्तुतमिश का पोता था। 1245 ईस्वी में इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। इसका मुंहतोड़ जवाब बलबन के द्वारा दिया जाता है, बलबन जो कि इसका सेनापति था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बलबन ने ही अलाउद्दीन मसूर शाह को हत्या करके इल्तुतमिश के पोता नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाता है। ठीक है, अब आते हैं नसरुद्दीन शाह महमूद की बात करें, ये सब छोटा छोटा है। नसरुद्दीन महमूद शाह की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 1246 से 1266 ईस्वी तक, लगभग 20 वर्षों तक। यह दिल्ली सल्तनत का एवं गुलाम वंश का 8वां शासक था। ठीक है, यह अपने जीवन का निर्वाह जो है टोपी सिलकर करता था एवं कुरान लिखकर करता था। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाह दरवेश। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाह दरवेश, शाही फकीर गानी, शाही फकीर या फिर राजा फकीर के नाम से ये जाना जाता है। कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये 17 वर्ष की उम्र में दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसने अपनी सारी शक्तियां बलबन के आगे इतना असहाय था कि उसकी आज्ञा के बिना अपना हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। ठीक है, बलबन ने अपनी बेटी का जो विवाह है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के साथ करवाया। ठीक है, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के साथ करवाया। ठीक है, बलबन ने इसी शासनकाल में चलगानी को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, बलबन ने क्या किया था, तो इसने क्या किया था, बलबन ने इसी के शासनकाल में चलगानी को ख़त्म कर दिया था। क्या ख़त्म कर दिया था, चलगानी को ख़त्म कर दिया था। अब आगे बात करते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बलबन को उलुग खा यानी विजेता की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, इसके शासनकाल में बलबन ने नायाब ए मुमलिक पद तक पहुंच गया था। इसी के शासनकाल में, चलिए, बलबन ने मिन्हास उल सिराज को काजी के पद से हटवा दिया था। मिन्हास उल सिराज को काजी के पद से हटवा दिया था। मिन्हास उल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकासे नासरी में नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद को समर्पित किया, यानी इसकी चर्चा है। बलबन ने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की हत्या कर दी 1266 ईस्वी में और खुद को बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है। अब आते हैं बलबन की बात कर लेते हैं। बलबन का शासनकाल जो रहा 1266 से 1286 तक, लगभग 20 वर्षों तक। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, इसका अन्य नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। यह दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का 9वां शासक था। यह इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, ये तो आपको पता ही है। बलबन जो है खुद को ईरान का शासक अफसियाब का वंशज कहता था। बलबन जो है खुद को ईरान के शासक अफरसियाब के वंशज कहता था। अफरसियाब वंश का उल्लेख जो है फिरदौसी के पुस्तक शाहनामा में मिलता है। ठीक है, शाहनामा पुस्तक में
शाहनामा जो पुस्तक है, पुस्तक में शासकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, शासकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिरदौसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था वो फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अलबुरुनी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था वो अरबी भाषा में लिखा गया था। 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन के नाम से बैठता है। इसने अपने दरबार में को खूब सजाया, खूब सजाया। यह बहुत ही अनुशासन प्रिय था। यह अपने दरबार में ना तो खुद ठहाका लगाता था और ना ही किसी को लगाने देता था। इसने शराबबंदी भी करवा दिया था। बलबन ने राजस्व का सिद्धांत दिया। बलबन ने क्या किया? राजस्व का सिद्धांत दिया, ठीक है। इसने खुद को नियामते खुदाई एवं जिल्लता अल्लाह घोषित किया। इसने अपने खुद को क्या किया? नियामते खुदाई एवं जिल्लत अल्लाह, नियामते खुदाई एवं जिल्लत अल्लाह क्या किया? जिल्लत अल्लाह की खुद को घोषित किया, ठीक है। नियामते खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। नियामते खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। जिल्लह अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिछाया, ईश्वर का प्रतिछाया, ठीक है। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा को चलवाया। सिजदा और पैबोस प्रथा को चलवाया। इस सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के आगे सर झुकाओ। पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान का पांव चूमना, ठीक है। तो इसने अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है, ठीक है। इसने इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए तुर्क ए चहलगानी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसने इसे उलुग खां का विजेता उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। बलबन के दरबार में ही ईरानी तरीके से सजाया था। बलबन ने अपने दरबार को ईरानी तरीके से सजाया था। इसी ने भारत में नवरोज़, जो कि पारसी धर्म का जो त्यौहार है नवरोज़, की शुरुआत करवाया था। नवरोज़ जो है पारसी धर्म का मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बलबन का सैन्य विभाग, बलबन का सैन्य विभाग की बात करें तो दीवाने वरीद जो कि गुप्तचर विभाग था, ठीक है। दीवाने वरीद जो कि गुप्तचर इसका विभाग था, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, दीवाने अर्ज, दीवाब नहीं होगा, दीवान ए अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। दीवाने विजायते, दीवाने विजायते, दीवाने विजायते क्या था? राजस्व विभाग था। विजायते, दीवाने विजायते क्या था? राजस्व विभाग था, ठीक है। लेखक वर्णी के अनुसार बलबन जो है निम्न वर्ग के लोगों से बहुत नफरत करता था और उससे देख के ही क्रोध लाल हो जाता था, ठीक है। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन इसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन जो है इसके दरबारी कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो को बलबन ने तोताए हिंद की उपाधि दिया था। तोताए हिंद, ठीक है, की उपाधि दिया था। बलबन का जो मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में अवस्थित है, जो कि पूरी तरह से इस्लामी तरीके से बनवाया गया है। बलबन ने अपने बड़े पुत्र शाहजहां मोहम्मद का मकबरा जो है दिल्ली में ही बनवाया। बलबन का जो मकबरा है दिल्ली में है और इसने पूरी तरह से इस्लामी तरीके से बनवाया। बलबन ने अपने बड़े पुत्र शाहजहां मोहम्मद का जो मकबरा है दिल्ली में ही बनवाया, जिसे लाल महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे लाल महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बलबन का जो पुत्र था शाहजहां 1286 ईस्वी में मंगोलों को युद्ध में मारा गया था। बलबन ने अपने पुत्र में इतना सदमे में आ गया कि 1286 में ही खुद को मृत्यु प्राप्त कर लिया, ठीक है। मिन्हास उल सिराज में रजिया सुल्तान के संदर्भ में कहा कि उसने सुल्तान बनने के सभी गुण थे मगर वह एक स्त्री थी, ठीक है। ये मिन्हास उल सिराज के द्वारा कहा गया कथन है। अब बात कर लेते हैं कैकोबाद। कैकोबाद की बात करें तो कैकोबाद का शासनकाल रहा 1286 से 1290 तक, ठीक है। यह दिल्ली का 10वां बादशाह था।
यह दिल्ली का 10वां बादशाह था और यह बलबन का पुत्र था। यह कौन था? बलबन का पुत्र था। ठीक है, यह बलबन का पुत्र था। यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य क्या था? शासक था। दिल्ली के अमीरों ने इसे सिंहासन से हटाकर नाबालिग पुत्र इसके दिल्ली क्यूमर्स को दिल्ली का सुल्तान बनाया। ठीक है, क्यूमर्स की बात करें तो क्यूमर्स का शासनकाल 1290 ईस्वी में। यह दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का 11वां एवं अंतिम शासक था। यह कैकुबाद का पुत्र था। यह मात्र और मात्र 3.5 साल का ही था जो कि दिल्ली का शासक बना और इसका संरक्षण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है? क्यूमर्स को यमुना नदी में फेंक कर मार डाला और खुद गुलाम वंश को ख़त्म करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे अलग से भी हम आपको ये बताएंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जन्म स्थान अमीर खुसरो का कहाँ था? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान था पटिमाली, एटा जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मृत्यु 1325 ईस्वी में। इसके पिता कौन थे? सैफुद्दीन मोहम्मद। माता कौन थी? दौलतनाज। गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का दूसरा नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था अब्दुल हसन यामनी, अबुल हसन यामनी उल खुसरो था। अबुल हसन यामनी उल खुसरो था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अमीर खुसरो ने इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का ये शासनकाल को देखे हैं। बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासनकाल को देखते हैं। अमीर खुसरो के थोड़े शब्दों में उल्लेख तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि ये बहुत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक है, क्या थे? प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत प्रतिभाशाली भी व्यक्ति थे। ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ठीक है, ये कवि थे, गायक थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, शायर थे, दरबारी थे, सूफी संत थे, सिपाही भी थे। तबला एवं सितार वादक का आविष्कार इन्होंने ही किया था। तबला एवं सितार वादक का आविष्कार करता यही थे। इन्हें कव्वाली का पितामह कहा जाता है। अमीर खुसरो को संगीत के ख्याल एवं तराना अमीर खुसरो को ख्याल एवं तराना का पिता कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को तोताए हिंद का तोता की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रदान किया गया था। सितार का जादूगर पंडित रविशंकर हैं, ध्यान रख सकते हैं। विलायत खां का संबंध सितार से है, वाद्य यंत्र से। सितार हिंदू मुस्लिम दोनों का मिश्रण है, दोनों का वाद्य यंत्र का मिश्रण है। ठीक है, अमीर खुसरो का जो मकबरा है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में है, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा करवाया गया था। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक ख्वाइज खजाइनुल फताह में अलाउद्दीन खिलजी को विजयों का वर्णन करते हैं। ठीक है, कैकुबाद ने अमीर खुसरो को मुलुकसुआरा राष्ट्रकवि की उपाधि दिया था। ठीक है, हिंदी एवं खड़ी बोली ठेठ हिंदी के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत केवल मनुष्य को नहीं बल्कि अपितु पक्षियों को भी प्रभावित करता है। यह कथन किनका है? अमीर खुसरो का है। ठीक है, अब यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। तो खिलजी वंश के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसके बाद आपको खिलजी वंश के बारे में और इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश सभी को एक ही जगह ले आएंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।